मीडिया के सामने फिर गरजे संजय राउत। उल्लू ऐप पर जो हाउस अरेस्ट नाम का एक निहायत अश्लील रियलिटी शो चल रहा है, तथाकथित तौर पर रियलिटी शो, वह रियलिटी शो बंद हो गया है। उल्लू ऐप पर भी बैन लगा दिया गया है। अब उस शो के माध्यम से जिन्होंने नग्नता और अश्लीलता फैलाई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस आशय से मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन में एजाज खान और तमाम लड़कियों के खिलाफ FIR दर्ज हुए हैं। अब मुंबई पुलिस एजाज खान को ढूंढ करके उसको ऐसी कड़ी सजा दे कि दोबारा वो टेलीविजन पर जाने से पहले 50 बार सोचे, क्योंकि उसने सारी मर्यादाएं लांघ दी, उसने सारे लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया और उसने सरेआम जो अश्लीलता का बेशर्मी की तरह प्रचार प्रसार किया है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा निर्धारित तो होनी ही चाहिए। सजा क्या होगी? उसको जूते चप्पल मारना है, उसको फांसी देना है, उसको सालों साल जेल में रखना है, जो करना है करिए, लेकिन ऐसे एजाज खान जैसे लोगों का हिंदुस्तानी समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। ये पूरे समाज को प्रदूषित कर रहे हैं। कल भी एक झूठ बोला कि लाडकी बहन योजना महाराष्ट्र में बंद हो गई। ये सरासर झूठ है। लाडकी बहन योजना सतत चालू है। हमारे पार्टी के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे, जो इस योजना के शिल्पकार हैं, उन्होंने साफ साफ शब्दों में घोषणा कर दी है कि लाडकी बहन योजना कोई बंद नहीं कर सकता, कभी बंद नहीं होगी। और उस योजना के हिसाब से 2 करोड़ से ज्यादा लाडली बहनों को हम प्रति माह 1,500 रुपए दे रहे हैं। किसी को 500 रुपए नहीं दिया गया, सरासर झूठ है। हां, हमने घोषणा की थी कि हम 2,100 रुपए देंगे। कुछ आर्थिक नियोजन आवश्यक है उसके लिए, जिसकी वजह से 2,100 रुपए देने की घोषणा अभी तक लागू नहीं हुई है, लेकिन वो लागू होगी, क्योंकि हमने एक बार वचन दिया अपने बहनों को, तो उस वचन को पूरा करेंगे। लेकिन आज जो उबाठा वाले लाडली बहन योजना के लिए आंसू बहा रहे हैं, जब ये योजना शुरू की थी शिंदे जी ने, तब इस योजना के खिलाफ पूरी पार्टी बोलती थी। उनके सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने तो यहां तक घोषणा कर दी थी कि अगर उनकी सरकार आएगी तो इस योजना को वो बंद कर देंगे। आखिरकार नतीजा यह हुआ कि लाडली बहनों ने इनकी सरकार आने ही नहीं दी, बल्कि इनको पूरी तरह से जमीन पर सुला दिया। तो ऐसे झूठा प्रचार करने वाले, जो लाडली बहन योजना के खिलाफ जो झूठा प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों से महाराष्ट्र की लाडली बहनों को सावधान होना चाहिए। बल्कि ऐसे व्यक्तियों को, जो बोगस व्यक्ति जो लाडली बहनों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, वो जहां मिले उनको जूते से मारना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बहनों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तीनों नेता बन मिलकर के, चाहे दोनों उप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनके बीच एक जबरदस्त सामंजस्य है। और इस सामंजस्य के साथ महाराष्ट्र में विकास और जन कल्याण के कार्यक्रम बहुत तेजी से लागू हो रहे हैं। और जो मैंडेट हमको मिला है, उस मैंडेट का सम्मान करते हुए पूरे महाराष्ट्र में आने वाले 5 वर्षों में जितने भी वर्ग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी समाज के अलग अलग घटक हैं, उन सारे घटकों के लिए उनके विकास और कल्याण के कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। अभी जब पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ो का आदेश हुआ, तो बहुत सारी ऐसी महिलाओं के बयान और उनके वीडियो हमने देखे, जो कर हम इतने साल से यहाँ पे रह रहे, अचानक जाने को बोल दिया। अरे जब तुम्हारा शौहर पाकिस्तान में रहता है और तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो तुमको पाकिस्तान में रहना चाहिए, हिंदुस्तान में क्यों रह रहे हैं? इसके पीछे कुछ और चल रहा है क्या? इसकी छानबीन होनी चाहिए। जिन लोगों को भी अगर किसी पाकिस्तानी महिला ने हिंदुस्तानी मर्द से शादी कर ली है और उसको विधिवत तरीके से हिंदुस्तान की नागरिकता प्राप्त हो गई है, तो निश्चित तौर पर उसको हिंदुस्तान में रहने का हक है। और जब वो हिंदुस्तान की नागरिकता प्राप्त हो गई, तो उसके अंदर का जो पाकिस्तानी खून है, वह पाकिस्तानी झंडा जलाते समय नहीं खौलना चाहिए। ये हम उससे अपेक्षा करते हैं। हिंदुस्तान में उनको हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं। वो बेशक पाकिस्तान चला जाए, बाघा बॉर्डर ने खोल दिया है, लेकिन हिंदुस्तान में रह के, हिंदुस्तान का खा के, हिंदुस्तान का पी के, हिंदुस्तान की रोटी खा के, हिंदुस्तान का पानी पी के
अगर आप पाकिस्तान के झंडे को बचाने के लिए तड़प रहे हैं तो यह हिंदुस्तान के साथ देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है, और इसके लिए आपको माफ नहीं किया जा सकता। हां, हम आपके धर्म के झंडे का सम्मान करते हैं, साफ साफ कह रहे हैं, लेकिन उस पाकिस्तान से पूछिए जिसने आपके धर्म के झंडे को अपना रखा है, इसमें थोड़ा सा एक ऑल्ट्रेशन किया है, तो हम याद करके पाकिस्तान के झंडे के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहे हैं, और इसके प्रति हिंदुस्तान में किसी के मन में सम्मान नहीं होना चाहिए। जो पानी रोका गया है, रोकने दो, लेकिन ये पानी कहाँ ले जाएंगे? ये पानी रुकेगा और ये हजारों साल। मदनी साहब को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सिंधु नदी का जो पानी रोका गया है वो आपके देवबंद में नहीं आने वाला, आप चिंता मत करिए। पाकिस्तान को पानी के एक एक बूंद के लिए तड़पाना है, यह भारत सरकार का निर्णय है। अब उन नदियों के बांध को रोक करके पानी कहां जाएगा, कैसे जाएगा, इसकी चिंता भारत सरकार कर रही है। आपको हम बहाने दहाने का कोई ऐसी कामना नहीं रखते। बाबा रामदेव ने उन्होंने विवादित बयान दिया है कि भारत में बसने वाले बाबर और औरंगजेब जैसे दो चार गुरु आज 20 करोड़ हुए। इसको एक दूसरे तरीके से समझने की आवश्यकता है। जब देश आजाद हुआ तो हिंदुस्तान में 3 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन थी, और आज ऐसा दावा करते हैं, अब इस जनगणना के बाद समझ में आएगा कि लगभग 20 करोड़ के आसपास मुस्लिम लोक संख्या है। उससे हिंदुस्तान का एक वर्ग चिंतित है, कहीं सामाजिक संतुलन तो नहीं बिगड़ रहा है। हुआ ये, इंदिरा जी ने परिवार नियोजन की पॉलिसी लागू की और उसको इस देश के हिंदुओं ने एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर स्वीकार किया, लेकिन परिवार नियोजन के इस पॉलिसी को कुछ मौलानाओं ने इस प्रकार से प्रचारित किया कि यह इस्लाम विरोधी है, जिसकी वजह से मुस्लिम लोगों ने स्वीकार नहीं किया, और वो लगातार परिवार नियोजन के खिलाफ जाकर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करते रहे, और जिसकी वजह से उनकी लोक संख्या बढ़ती रही। तो यह एक जो सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है हिंदुस्तान का, उसको लेकर के हिंदुस्तान के लोगों में एक चिंता है, और इस चिंता को व्यक्त करते हुए बाबा रामदेव जी ने एक बात कही, और मुझे लगता है कि वो सही बात है। ये भी कहा है कि पाकिस्तान 4 दिन भी नहीं टिक पाएगा भारत के सामने, लगता है अगला उनको कराची और लाहौर में बनाना पड़ेगा। बहुत ये जो उनकी इस प्रकार की महत्वाकांक्षा, उस महत्वाकांक्षा को भगवान ताकत दे, लेकिन निश्चित तौर पर भारत की जो सैन्य क्षमता है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, और यही वजह है कि पाकिस्तान युद्ध की आशंका से डर करके चीन के साथ बैठ करके चर्चा कर रहा है कि चीन उसको ऐसी परिस्थिति में मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन चीन के साथ हमारी सीमाएं भी इतनी जुड़ी हुई है, और चीन के साथ अलग अलग सीमाओं पर हमारी सेना इतनी बुरी तरह से, इतनी तैयारी के साथ तैनात है कि चीन कभी भी पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ने की हिमाकत नहीं कर सकता। हाँ, भारत ने जिस दिन मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया फुल फ्लेजेड, उस दिन पाकिस्तान का बचना मुश्किल है, पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ अमेंडमेंट बिल की जो पिटीशन है उसकी सुनवाई किस तरह से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख तय की थी कि जो वक्फ बोर्डों पे उनके पास वक्फ बोर्ड के नए कानून के उनके पास जो अलग अलग उसके खिलाफ जो पिटिशंस आए थे, उन पिटिशंस को सुनने के लिए, जिसके तहत उन्हें 5 पिटिशंस को एक ईयर मार्क किया और उसको सुनने की वो योजना बना रहे थे। और अगर आज सुनना चाह रहे बिल्कुल सुने, लेकिन 2-3 बातें स्पष्ट हैं। वक्फ कानून में जो सुधार हुआ है, जो संशोधन विधेयक पास करके जो नया कायदा बनाया गया है, वो कहीं से भी संविधान विरोधी नहीं। एक दूसरी बात, जो बेसिक जो एक वो पैरामीटर है जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट सोच रहा है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश सोच रहे हैं कि यह धर्म के विरुद्ध मामला है। वक्फ बोर्ड किसी प्रकार का धार्मिक संगठन नहीं है, वह एक सरकार द्वारा स्थापित ट्रस्ट है, और ऐसे ट्रस्ट में अगर कोई बदलाव होता है तो किसी के भी धर्म में किसी प्रकार का कोई दखलंदाजी नहीं हुआ। और वक्फ बोर्ड के ऊपर सरकार, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेना चाहे हम स्वागत करेंगे, लेकिन याद रखें वक्फ बोर्डों में भयंकर करप्शन हो रहा है। उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए और वक्फ बोर्ड का जो पूरा गवर्नेंस है उसको पारदर्शी बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस प्रयास का समर्थन करेगा। खिलौने को लेकर अफवाह दिखा कर उसमें नींबू मिर्च लटकाया, वो पाकिस्तान में हीरो बन गए। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनलों पे उनकी ही क्लिपिंग चल रही है और कि उसमें ये बताया जा रहा है कैसे भारत की एयरफोर्स कितनी कमजोर है और ये वहाँ के नेता उजागर कर रहे हैं। वो हीरो बने। इससे पहले कर्नाटक के नेता का भी ऐसे ही बयान आया था, पाकिस्तान में वो हीरो बने। तो जबकि कांग्रेस ने कहा है कि कोई भी इससे संवेदनशील
मुद्दे पर ऐसे पटाख बयान ना दें। मुझे लगता है कि इस विषय पर भी राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी सरकार के समर्थन में खड़ी होती है और बोले आपकी हर कार्रवाई में हम आपके साथ हैं। बाद में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती है, वहां पर तथाकथित तौर पर एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कांग्रेस सरकार के साथ है। ऐसे में कांग्रेस के कुछ नेता राफेल का खिलौना बनाकर उसमें नींबू और मिर्ची लटका करके जो मजाक बना रहे हैं, उससे और कुछ नहीं, भारत की सैन्य क्षमता का मजाक उड़ाया जा रहा है। यह शर्मनाक है कि इस समय पाकिस्तान के हीरो अजय राय बन गए। अजय राय बनारस के हैं, मेरे भी मित्र हैं, और ऐसे में उनको शर्म आनी चाहिए कि जो भारत विरोधी भूमिका वो ले रहे हैं, भारत की सेना का अपमान करने के लिए भूमिका जो ले रहे हैं, भारत के जो फाइटर विमान हैं उसकी क्षमता को कम आंकने का जो एक शर्मनाक प्रयास वो कर रहे हैं, उसका नाजायज फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। और यही हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में ऐसे में ऐसी कोई हरकत मत करिए जिससे भारत की नाक कटे या भारत के क्षमता पर सवाल उठे और पाकिस्तान को उसका नाजायज फायदा उठाने का मौका मिले। एक वीडियो वायरल हो रहा है, पहले बादल रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है, पायदान में पाकिस्तान के झंडे चिपकाए गए हैं और एक मुस्लिम महिला उस झंडे को निकाल रही है, जबकि लोग उसका विरोध कर रहे हैं। वो बोलते चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस झंडे को निकाल के रहूंगी। अब उस महिला के खिलाफ पाकिस्तानी प्रेमी उसको बताया जा रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाती है। ऐसी कई घटनाएं हुई। मुझे जो समझ में आ रहा है, शायद जो मुस्लिम लोग हैं हमारे देश के, जो दंगाई नहीं हैं और जो जिहादी नहीं हैं, ऐसे लोगों को एक गलतफहमी हो रही है पाकिस्तान का झंडा देख के कि ये इनका धार्मिक झंडा है। मैं ऐसे तमाम मुस्लिम लोगों से अपील करता हूं कि पाकिस्तान का झंडा भले हरे रंग का है, उस पर चांद तारा है, लेकिन पाकिस्तान का झंडे में एक सफ़ेद रंग का भी एक पार्ट है और हम पाकिस्तान का झंडा जला रहे हैं, न कि इस्लाम का झंडा। इस्लाम का झंडा उनके धर्म का ध्वज है, उसका हम सम्मान करते हैं जैसे हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और ऐसे में अगर कोई इस्लाम का झंडा समझ करके पाकिस्तान के झंडा का समर्थन कर रहा है, तो हम ऐसे मुसलमान के खिलाफ अपने आप में एक पाप है, अपराध है। बिल्कुल उसी तरीके से जो उबाठा के हमारे प्रवक्ता हैं, बांडुम का भूंगा, एकदम बोगस आदमी, वह भी रोज पहलगांव हमले को लेकर के भारत सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान से उनको सुपारी दी गई। ऐसा लगता है संजय राउत ने पाकिस्तान से सुपारी लेकर के भारत सरकार की क्षमता और भारत सरकार की कार्रवाइयों के ऊपर प्रश्न उपस्थित करने का काम शुरू कर दिया है। रोज पहलगांव घटना के बाद दिन गिनने का उनका काम चल रहा है। 10 दिन हो गया, 11 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, और इसी सिलसिले में वो बार बार ये कहते रहे युद्ध कब करेंगे। युद्ध करने से पहले एक वातावरण तैयार करना पड़ता है, पूरी दुनिया की ताकतों को अपने साथ लेना पड़ता है, जो दुश्मन देश है उसकी ताकत को अंदर अंदर कमजोर करना पड़ता है, और वो प्रक्रिया चल रही है। इतना बेचैन मत होइए। अगर युद्ध करने के लिए इतना ज्यादा लालायित हैं तो जाइए बॉर्डर पे, आप लड़के दिखाइए। आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपके नेता खुद ही ऐसे वक्त प्रदेश में घूम रहे हैं, विदेश में घूम रहे हैं। उनको कोई लेना देना नहीं कि पहलगांव में इतने सारे हिंदुओं की हत्या हुई, महाराष्ट्र के 6 लोगों की हत्या हो गई। उनके लिए सहानुभूति के 2 शब्द तक व्यक्त नहीं किए उनके नेताओं ने। आज प्रदेश घूमने में व्यस्त हैं। तो आपने जो एक राजनीति करने का एक जो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, वो सरासर गलत है। बिल्कुल आप विरोधी पक्ष में हैं, राजनीति करिए, लेकिन जब देश एक युद्ध की अवस्था में हो, जब देश में बड़े पैमाने पर लोग शोकमग्न हो, जब देश में भारत सरकार, केंद्र सरकार दुश्मन देश को सबक सिखाने की कार्रवाई करने में लगी हो, तब राजकारण नहीं होना चाहिए, तब राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन भांडुप के जो भूंगा हैं, जो उबाठा के बोगस प्रवक्ता है, उन्होंने बार बार इस प्रकार का एक भारत सरकार के कामकाज के ऊपर सवाल उठाने का एक प्रयत्न किया है, जबकि भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को चारों ओर से घेरने का एक जबरदस्त
घेरने की एक जबरदस्त व्यूह रचना चल रही है और इस व्यूह रचना में फंस करके पाकिस्तान तबाह होगा, बर्बाद होगा। और दहशतवाद, जो आतंकवाद के ठिकाने उन्होंने पाल रखे हैं, एक एक ठिकाने को नष्ट करने में भारत को कामयाबी मिलेगी। ये हमारा संकल्प है और ये हमारी अपेक्षा भी, और ये हमारी उम्मीद भी है, और ये हमारी कामना है। ऐसे में जो उबाठा के जो प्रवक्ता हैं, जो लगातार झूठ बोलते हैं, कल भी उन्होंने 2-3 इसी प्रकार का झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि वो एक तानाशाह के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। तानाशाह बोलते समय मतलब वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी की तरफ इशारा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर ये तानाशाही हैं, अगर ये तानाशाह हैं और तानाशाही सरकार चला रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे बार बार उनसे मिलने के लिए टाइम क्यों मांग रहे हैं? विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से और उबाठा की तरफ से प्रयत्न हो रहा है कि पुनः वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। उनकी स्पीच यहाँ महाराष्ट्र में कई मीटिंगें भी हो गई हैं। हाँ, दिल्ली में वो मीटिंग के लिए टाइम मांग रहे हैं। टाइम मांगने के लिए, प्रधानमंत्री जी की अपॉइंटमेंट मांगने के लिए, गृह मंत्री जी की अपॉइंटमेंट मांगने के लिए उन्होंने कितनी बार फोन किए हैं, ये बताएं कि हम आपको। सच ये है कि आपके लिए भारतीय जनता पार्टी ने नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। भारतीय जनता पार्टी आपको अपने साथ नहीं लेना चाहती है, ये आपको पता चल गया है। इस बीच जब उनके एमपी, उनके सांसदों में एक नाराजगी पैदा हुई और उन्हें कहा कि भाजपा से दूर रह करके वो सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको निश्चित तौर पर भाजपा के साथ जाना पड़ेगा, या तो विद्रोह करके जाएं, जैसे भी जाएं। तब उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों को बोला कि थोड़ा सा धीरज रखिए, हम पूरी पार्टी लेकर बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, जाने की तैयारी में है, इसलिए अभी पार्टी तोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोग ड्रामा करते हैं, ढोंग करते हैं कि हम हुक्मशाही के खिलाफ, तानाशाह के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। चूंकि आपकी एंट्री बैन कर दी गई है, आपका प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया है, इसलिए उस कुंठा में रोज रोज सरकार से सवाल पूछते हैं, उस कुंठा में रोज रोज सरकार को बदनाम करने का प्रयत्न करते हैं। ये आप अपनी कुंठा में सरकार को नहीं, देश को बदनाम कर रहे हैं, देश की सैन्य क्षमता को बदनाम कर रहे हैं। आतंकवादी हमला हुआ, वो बहुत ही भयानक हमला था, जिसमें निरपराध और निर्दोष ऐसे हिंदुओं को चुन चुनकर उनकी शिनाख्त करके उनकी हत्या की गई। इसकी वजह से पूरे देश में एक भयंकर दुख है, चिंता है, दर्द है, तड़प है, नाराजगी है। और इस दहशतवादी हमला के खिलाफ, आतंकवादी हमला के खिलाफ भारत सरकार पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की पूर्ण तैयारी में है। कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि भारत के लोगों के मन में जो इच्छा है, उसी इच्छा के हिसाब से पाकिस्तान को सबक सिखलाया जाएगा। मतलब मिलिट्री ऑपरेशन होना है, सैनिक कार्रवाई होनी है, मतलब होनी है। ऐसी परिस्थिति में जब भारत की तरफ से पाकिस्तान पर पूरी तरह से आर्थिक बंदी लागू कर दी गई है, आयात बंदी लागू कर दी गई है, पानी बंदी लागू कर दी गई है, हवाई माध्यम से कि वहां भूमि के रास्ते से या समुद्री रास्ते से पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार का कोई आदान प्रदान अब नहीं होगा। जिन जहाजों पर पाकिस्तान के झंडे लगे हैं वो भारत के पोर्ट के ऊपर खड़े नहीं हो सकते। पाकिस्तान आने जाने वाले जो पोस्ट होते हैं, जो भी पार्सल्स होते हैं, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के जितने यूट्यूब चैनल है जो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, उनको बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और तमाम जो उनके मंत्रीगण हैं, उन सबके सोशल मीडिया माध्यमों को, सोशल मीडिया के अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है, ताकि भारत के खिलाफ वो दुष्प्रचार न कर सके। पाकिस्तान खुद अंदर अंदर परेशान है। वहां बलूचिस्तान में आग लगी पड़ी है। बलूचिस्तानियों ने घोषणा की है कि भाई अगर जो पाकिस्तानी बलूचिस्तान में हैं और जो चीनी पाकिस्तान में, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो जितना जल्दी हो छोड़कर चले जाइए। तो पाकिस्तान को हमने चारों तरफ से घेर रखा है और पाकिस्तान अंदर से खुद परेशान है। इस बीच एनआईए की तरफ से जांच जारी है
जिन आतंकवादियों ने हम पर हमला किया, हमारे निर्दोष लोगों की जान ली, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का काम चल रहा है। सीमा रेखा के ऊपर जो एलओसी है हमारी, वहां पर क्रॉस फायरिंग भी चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री, नौसेना अध्यक्षों या हवाई दल के अध्यक्षों, एयरफोर्स के अध्यक्षों, इन सब लोगों से मुलाकात करके आगे की रणनीति बना रहे हैं। तब दो तरह के लोग हैं जो भारत की सैन्य क्षमता और भारत की क्षमता और भारत के नियत पर शक कर रहे हैं। वो दो तरह के लोग, मतलब एक स्वयं पाकिस्तान जो बार बार कहता है कि हिंदुस्तान को हम सबक सिखाएंगे, जबकि हालात यह है कि एक बार हिंदुस्तान ने हमला बोल दिया तो 3-4 दिन के अंदर पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा, बचेंगे नहीं कोई वहां पे। तो एक तरफ पाकिस्तान हमारी क्षमता के ऊपर संशय प्रकट कर रहा है, शक प्रकट कर रहा है, और दूसरी तरफ भारत में रहने वाले विरोधी पक्ष के नेता। कल आपने देखा होगा कांग्रेस के एक नेता जो बनारस के हैं, उन्होंने राफेल का एक खिलौना बनाया। राफेल जो फाइटर जेट है, फाइटर विमान है, उसका खिलौना बनाया और उसमें नींबू और मिर्ची लगा करके एक मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की एक भूमिका रही है फ्रांस के साथ राफेल की डील को लेकर एक भूमिका हो सकती है, लेकिन राफेल जेट विमान जो फाइटर विमान है, उसकी क्षमता, उसकी ताकत के ऊपर सवाल उठाना, मुझे लगता है कि भारत के एयरफोर्स और जो हमारे हवाई दल है, जो हमारा सैन्य दल है, जो सैन्य क्षमता है, उसके ऊपर शक प्रकट कर रहे हैं। यह एक प्रकार का देशद्रोह है। इस प्रकार से आप अपने सेना के ऊपर, अपने सैन्य क्षमता के ऊपर शक प्रकट करके भारत को छोटा कर रहे हैं। कांग्रेस ने कई गलतियां की थी, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं, इस तरह का बयान है। राहुल जी का बयान निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। 1984 में जब उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की निर्दयता पूर्वक हत्या की गई थी, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप दिल्ली में एक भयंकर सिख विरोधी हिंसा हुई थी। सैकड़ों, हजारों, पता नहीं कितने सिखों की जान चली गई थी उसमें। और उस पूरे भयंकर नरसंहार में कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता भी शामिल थे। लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया चली, कानूनी कार्रवाई चली, अदालती कार्रवाई चली। उसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं को सजा सुनाई गई। कई नेता आज भी जेल में हैं, कई नेता आज छुप छुप के फिर रहे हैं और किसी तरह से जान बचा रहे हैं। पूरा सिख समाज आहत था, पूरा देश आहत था। देश के हिंदू समाज को भी सिखों का यह नरसंहार पसंद नहीं आया था। ऐसे में राहुल गांधी जी ने 1984 के सिख विरोधी हिंसा के लिए जो माफी मांगी है, स्वागत योग्य है, लेकिन उनकी कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कई पाप किए हैं जिसके लिए उनको माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, जब सिख विरोधी हिंसा हुई थी तो राहुल गांधी सक्रिय नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी जब से सक्रिय हुए हैं तब से भी कांग्रेस पार्टी ने लगातार ऐसे कई पाप किए हैं। ताजा एक पाप मैं याद दिला देता हूं। कुछ महीने पहले पार्लियामेंट में राहुल गांधी स्वयं खड़े हुए और हिंदुओं के एक पवित्र धर्म ग्रंथ मनुस्मृति हाथ में लेकर के उसके खिलाफ बयानबाजी की थी और कहा था कि यह मनुस्मृति गलत है। अब पता नहीं उसके लिए और भी कई अपशब्द का इस्तेमाल किया था। उसको हाथ में लेते हुए हमारे शंकराचार्य जी ने उनको 3 महीने की नोटिस दी कि आपने हिंदुओं के धर्म ग्रंथ का अपमान किया, इसके लिए माफी मांगिए। उन्हें माफी नहीं मांगी। कल शंकराचार्य जी ने हिंदुओं के धर्म ग्रंथ का अपमान करने के आरोप में राहुल गांधी को बहुत खरी खोटी सुनाई और कह दिया है, घोषणा की है कि राहुल गांधी का किसी भी हिंदू मंदिर में प्रवेश बंद है, निषिद्ध है। ऐसे में मुझे विश्वास है कि राहुल गांधी जैसे सिख विरोधी हिंसा के लिए माफी मांगे, बिल्कुल वैसे ही मनुस्मृति का अपमान करने के लिए भी बहुत जल्दी उनको माफी मांगनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त जो तमाम बुरी हरकतें कांग्रेस ने की है उनके लिए भी राहुल गांधी को माफी मांगनी ही पड़ेगी। सर, मौलाना मदनी उन्होंने ये कहा कि पहलगाम हमले के बाद एक चौंकाने वाला बयान उन्होंने दिया है, इस्लाम धर्म पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये जो हरकत हुई है ये इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि पूरी दुनिया इस्लाम की तरफ तेजी से आ रही है। दूसरा, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए, ये बोलने वाले पाकिस्तानी हैं
या फिर हिंदुस्तान में रहने वाले जिहादी और दंगाई प्रवृत्ति के मुसलमान हैं या विरोधी पक्ष के नेता लोग, तो हमें बहुत आश्चर्य नहीं हो रहा। इनकी भावनाएं हिंदुस्तान से कम पाकिस्तान से ज्यादा जुड़ी हैं। उनको पता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध हुआ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। यह शायद मदनी साहब को बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार की बात कही है जो इसका हम निषेध करते हैं। अगर मदनी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं होना चाहिए, तो जिन हिंदुओं, निरपराध हिंदुओं की हत्या पाकिस्तानियों ने की है, उसकी जिम्मेदारी वो लेते हैं क्या? उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को पकड़ करके ला करके हिंदुस्तान में खड़ा करते हैं क्या? और अगर इतनी ताकत उनमें नहीं है तो हिंदुस्तान को इस प्रकार से कोई सीख देने की आवश्यकता नहीं है, हमें उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। रह गई बात इस्लाम की, तो इस्लाम एक विस्तारवादी मजहब है। इस्लाम ने हमेशा अपने आप को फैलाने का प्रयत्न किया और उसका नतीजा यह है कि कई अलग अलग धर्मों के लोगों को वो जानबूझ करके गलत तरीके से उनका धर्मांतरण करते हैं और धीरे धीरे उस पूरे क्षेत्र का जो एक धार्मिक और सामाजिक संतुलन होता है उसको बिगाड़ करके वो इस्लाम प्रमुख, इस्लाम बहुल, मुस्लिम बहुल एरिया बना देते हैं। यह एक सच है, यह पूरी दुनिया में पिछले लगभग 1000 सालों में सबने महसूस किया है, सबने देखा है। कोई इस्लाम का स्वयं विस्तार हो रहा है ऐसा नहीं कहा जा सकता, जोर जबरदस्ती से किया जाता है। और ऐसे में किसी ने, जो पाकिस्तानी आए तो वो इस्लाम को बदनाम करने के लिए आए थे, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं। हाँ, वो हिंदुओं पर हमला करने आए थे, हिंदुओं को नष्ट करने आए थे, हिंदुओं की हत्या करने आए थे, यह उनकी मोटिव थी और इस मोटिव को हम पहचानते हैं। और इसके लिए मदनी साहब किसी और विश्लेषण में न पड़े तो बेहतर होगा, वरना उनकी भूमिका उस आतंकवादी हमले में भी शामिल थी, ऐसा कहीं ना कहीं जांच का विषय न बन जाए।